हेलो ऑल। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह हम इस कोर्स में प्रोग्रेस करेंगे, क्या इंट्रोडक्शन है इस सीरीज़ के बारे में और इस कोर्स के बारे में, और क्या पढ़ाया जाएगा। सो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि डीप लर्निंग में जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं, जब ANN की आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की बहुत ज़्यादा लेयर्स मिल जाती हैं तो ये मिल के बनाती हैं डीप न्यूरल नेटवर्क, ओके, DNN। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की कई ज़्यादा लेयर मिल के बनाती हैं डीप न्यूरल नेटवर्क्स, और हर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो कंपोज करता है एक न्यूरॉन के ऊपर, ठीक है जी। न्यूरल नेटवर्क की बेसिस पे जब बहुत ज़्यादा न्यूरॉन इकट्ठे हो जाते हैं तो वो आपस में मिलके ANN बनाते हैं, और बहुत सारे ANN की जो लेयर्स होती हैं वो मिलके आपके पास डीप न्यूरल नेटवर्क्स को कंपोज करती हैं। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हम सबसे पहले समझें कि एक जो सिंगल न्यूरॉन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर, सिंपल न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर लें, तो एक सिंपल स्ट्रक्चर ये है कि एक न्यूरॉन होता है, उसकी तरफ कई इनपुट कनेक्शंस आ रहे होते हैं और वो आपको एक या एक से ज़्यादा आउटपुट दे रहा होता है। तो एक सिंगल न्यूरॉन आपको सिंपली एक आउटपुट देता है। इसके साथ जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, जो इधर से इनपुट आ रही होती हैं, ये इनपुट जो होती हैं, एक जो होती है आपके पास इनपुट को हम कह देते हैं x, और दूसरी को हम कह देते हैं 1, ठीक है। तो वो ये 1 आ रही होती है, जबकि ये x जो है यहाँ पे इसके साथ एक टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है जिसे कहा जाता है वेट, जबकि 1 के साथ एक टर्म अप्लाई हो किए जाते हैं जिसे कहा जाता है बायस टर्म, ठीक है। तो ये आपके पास जब मिल जाती हैं, ये आपके पास मिल के समेशन इनका आपको एक आउटपुट देता है, और उस आउटपुट को हम लेट से कह देते हैं y। सो ये y आपके पास जो होता है ये बेसिकली WX और W मल्टीप्लाइड बाय x और B मल्टीप्लाइड बाय 1 इनका समेशन होता है। तो सिंपली हम इसे लिख सकते हैं WX प्लस B, ठीक है। ये इसका आउटपुट होता है। तो सिंपली अगर आप इसे देखें तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, और अगर आप लीनियर इक्वेशन की फॉर्म को देखें तो वो भी आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में ही होती है, जहाँ पे ये अगर आप m को देखें तो ये है आपके पास स्लोप, x आपके पास इनपुट, और c आपके पास होता है इंटरसेप्ट, ठीक है। अब इससे क्या मुराद है हमारी, अगर हम इसे प्लॉट करके देखें तो प्लॉट में अगर आप देखें तो ये लीनियर इक्वेशन है आपके पास। x एक्सिस में हमेशा आपके पास x होता है, वो जो कि इनपुट है, y में आपके पास आउटपुट होता है। तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये यहाँ पे स्लोप है इसका जो कि ड्रा हो रहा है, जबकि यहाँ पे आपके पास है ये आपको इंटरसेप्ट बता रहा है। तो अगर ये लाइन ऊपर नीचे यहाँ पे कहीं लाई कर रही है, आगे पीछे आ रही है, तो ये डिफरेंट इंटरसेप्ट्स को बताएगी। जबकि अगर ये स्लोप इसका जो कम या ज़्यादा करना है तो कम करते हुए लाइन नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, जबकि अगर स्लोप ज़्यादा हो रहा है तो ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये इस तरह डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आपको बताती रहेगी कि किस तरह एक सिंपल लीनियर इक्वेशन आपके पास किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो सिमिलरली आपके पास यहाँ पे भी y इज इक्वल टू WX प्लस B किसी भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ये आपके पास एक सिंपल न्यूरॉन है कि जो आपके पास इस तरह की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब जनरल लाइफ में इसका क्या मतलब है, तो लेट से एक जेनेरिक इक्वेशन में आपको दे देता हूँ कि लेट से आप एक मॉल में जाते हैं, और मॉल में जाके आप एक चीज़ ख़रीदते हैं, और उस चीज़ के साथ फिर आप बाहर आते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास टोटल कितने पैसे आपके खर्च हुए हैं। तो मॉल के अंदर जब आप घुसे तो लेट से यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको मॉल के अंदर एंट्री चार्जेस भी देना पड़ेंगे, और इसके अलावा आपने सिर्फ एक चीज़, एक आइटम ख़रीदना है। तो आपने लेट से ये आपके पास है आइटम 1, ये आपने ख़रीदना है, और प्राइस ऑफ द आइटम ये आपके पास होगा, जबकि यहाँ पे एंट्री चार्ज 1 मल्टीप्लाइड बाय दी एंट्री चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे जब
मॉल से बाहर आप निकलेंगे, अगर आपने सिर्फ एक ही चीज़ ख़रीदी है तो आपके पास टोटल कॉस्ट जो होगी या टोटल जो आप कंज्यूम करके आए हैं वो किसके बराबर होगा? आपके पास बराबर होगी वो चीज़ आइटम 1 मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ दैट आइटम प्लस द एंट्री चार्जेस। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक है, इसी एल्गोरिदम के थ्रू, इसी कंप्यूटेशन के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं कि ये अब आपके पास एक न्यूरॉन है जो कि आपके पास टोटल कॉस्ट बताता है जब आपने सिर्फ एक आइटम ख़रीदा किसी भी मॉल के अंदर जाके। तो अगर हम आइटम को कह दें, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर हम आइटम्स को कह दें एक्स, प्राइस को कह दें W और इंटरेस्ट चार्जेस को कह दें B और टोटल कॉस्ट को हम कह दें Y, तो अगेन हमारे पास वही इक्वेशन बन जाएगी एंड दैट वुड बी इक्वल टू WX प्लस B। ठीक है, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप एक आइटम की प्राइसेस, एक आइटम ख़रीद के आप टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से अब आपने एक आइटम नहीं ख़रीदा, लेट्स से आपने एक से ज़्यादा आइटम ख़रीदे हैं और आप वो यहाँ पे आइटम नंबर 2 भी लिख लेते हैं, आइटम नंबर 2 और प्राइस ऑफ द आइटम नंबर 2, प्राइस ऑफ द आइटम नंबर 1। ठीक है, तो लेट से अब यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस ले आता हूँ, मैं आइटम 1 को कह देता हूँ X1, इसकी प्राइस को W1, सिमिलरली आइटम 2 को कहता हूँ X2, इसकी प्राइस को कह देता हूँ W2। तो अब मेरे पास जो प्राइस होगी दैट वुड बी Y, let's say that is now Y1, so Y1 will be equal to W1 X1 plus W2 X2 प्लस B। ठीक है, तो ये है टोटल कंजम्पशन। तो इसी तरह से हम किसी भी न्यूरॉन में, किसी भी न्यूरॉन, अगर हमारे पास एक जेनेरिक न्यूरॉन हो, मैं नीचे आ जाता हूँ थोड़ा, हमारे पास एक जेनेरिक न्यूरॉन हो तो हम नंबर ऑफ़ इनपुट्स को, इसकी तरफ जो इनपुट्स आ रही हैं उनको बढ़ा के कुछ भी लिख सकते हैं और आखिर में हमारे पास होगा एक बायस टर्म। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज़ X1 W1 X2 W2 अप टू XN WN और ये है मेरे पास बायस टर्म एंड दिस इज़ 1। सो मेरे पास जो आउटपुट होगा ये बराबर होगा W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस अप टू WN XN प्लस B। तो ये एक जेनेरिक इक्वेशन है जो कि मुझे ये बताएगी कि इस न्यूरॉन के थ्रू मैं किस तरह किसी भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ इनपुट आइटम्स को विद इट्स वेट कैलकुलेट कर सकता हूँ। वेट का कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल चुका कि ये प्राइस होती है या वेटेज होती है कि कितनी उसको मैंने वेटेज देनी है, कितना मैंने उसे इंक्रीज़ करना है। अब एक आइटम अगर महंगा है तो उसकी प्राइस ज़ाहिरी बात है ज़्यादा होगी, आइटम सस्ता है तो उसकी वेटेज जो है वो कम होगी। अब दूसरी बात जो आती है कि इसी चीज़ को मैं कंप्यूटर सिमुलेशन में किस तरह मॉडल कर सकता हूँ। तो कंप्यूटर सिमुलेशन में इसे मॉडल करने के लिए जो मैं यहाँ पे फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ उसे मैंने कहा है कैरास। सो कैरास में जब मैं इसे इम्प्लीमेंट करूँगा तो ज़ाहिरी बात है मैं इसे किसी IDE में इम्प्लीमेंट करूँगा, तो मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ इधर गूगल कोलैब। ठीक है, ये गूगल का अपना IDE है जिसके अंदर ज़्यादातर जो पैकेजेस यूज़ करता है गूगल ये अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा ये आपको एक ऑप्शन भी देता है कि आप इसके थ्रू GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट या TPU टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेरिक इक्वेशन के अलावा CPU भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन देता है जिससे कंप्यूटेशन आपके पास बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो अगर मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने सबसे पहले करना होगा, अगर मेरे पास पैकेजेस इंस्टॉल हैं तो मैंने उन पैकेजेस को इंपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहला पैकेज जो है मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो कैरास यूज़ कर रहा हूँ और कैरास चूँकि मैं टेंसरफ्लो के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फ्रॉम टेंसरफ्लो import कैरास। ठीक है,
मुझे कैरस की ज़रूरत है। इसके अलावा कैरस से मैंने एक और चीज़ भी इंपोर्ट करनी है जिसे कहा जाता है लेयर्स। जब हम प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी चूंकि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके अलावा इसके बाद हम इसे रन भी करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत होगी, लेकिन चूँकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फ्रेमवर्क को, तो इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल लगे, बट ये एक बहुत ज़्यादा एक ईजी जो है फ्रेमवर्क है, बहुत ज़्यादा आसान होता है इसमें डीप लर्निंग को मॉडल करना। सो इसी तरह हम यहाँ पे फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट कैरस इंपोर्ट लेयर्स, तो ये जो फर्स्ट पार्ट था इसके थ्रू मैंने कर दी इंपोर्ट किसी भी पैकेज को यहाँ पे अपने IDE में। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने मॉडल बनाना है और उस मॉडल में लेट्स से मैंने ये है मेरे पास, ठीक है, इस तरह का एक मॉडल मैंने क्रिएट करना है जिसमें ये है x1 x2 एंड दिस इज़ b, दिस इज़ w1, दिस इज़ w2 एंड दिस इज़ y। तो इस तरह का एक मॉडल बनाना है मैंने जिसमें मेरे पास दो इनपुट हैं, एक बायस टर्म है और मुझे ये आउटपुट दे रहा है। तो मैं इससे लेट से डिफाइन कर देता हूँ एज ए मॉडल और मैं सबसे पहले लिखता हूँ कैरस। चूँकि ये सारी चीज़ें इससे आगे अगर मैंने कुछ और भी इसके साथ इम्बेड करना है तो मैं इन सारी चीज़ों को सीक्वेंशली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करूँगा और इसमें से हर पार्ट को कहा जाता है लेयर्स। दिस इज़ लेयर 1, दिस इज़ लेयर 2, तो ये सीक्वेंशली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी। ये इनपुट है, चूँकि मैं यहाँ पे सिर्फ एक न्यूरॉन के ले रहा हूँ, एक लेयर को ले रहा हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ एक लेयर यूज़ करूँगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे जो एक टर्म यूज़ करूँगा वो है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल कैरस के अंदर एक टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज़ होती है आपके सीक्वेंशियल जो आप लेयर्स को एम्बेड करते हैं एक दूसरे के साथ, उसके लिए सीक्वेंशियली जब आप उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो सीक्वेंशियल के बाद मैंने यहाँ पे इस लेयर को लगाना है। सीक्वेंशियल मुझे पता है कि मैंने जो आगे लगाऊंगा वो सारी सीक्वेंस में होंगी, चूँकि यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक ही लेयर है और उस एक लेयर में मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल है। अगर मैंने कुछ आगे कनेक्ट करना होगा तो ये मेरे पास लेयर 2 होगी, दिस इज़ लेयर 1। अगर मैंने कुछ आगे और कनेक्ट करना होगा तो लेयर 2 होगी। चूँकि मैं इसे अभी कनेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहीं पे रह रहा हूँ, तो मेरे पास सिर्फ एक ही लेयर है, तो मैं यहाँ पे आके लिख लूँगा लेयर्स डॉट डेंस। एक डेंस लेयर लगा रहा हूँ। डेंस लेयर का मतलब ये है कि इसके साथ मेरे पास जो भी और न्यूरॉन्स कनेक्ट होंगे वो नीचे की तरफ कनेक्ट होंगे इसके साथ, जो कि हम डीप न्यूरल नेटवर्क्स में आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसके साथ मैं एक डेंस लेयर कनेक्ट कर रहा हूँ जिसके पैरामीटर्स क्या हैं, इनपुट इस सीक्वेंशियल के शुरू में और आखिर में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगा दी। ठीक है, एक लेयर के लिए मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता हूँ, जबकि लेयर्स डॉट डेंस के साथ मैं यहाँ पे लगाता हूँ यूनिट्स। यूनिट का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे कितने न्यूरॉन हैं। तो चूंकि मेरे पास एक न्यूरॉन है और हर एक न्यूरॉन मेरे पास एक ही आउटपुट देता है, तो मेरे पास यूनिट 1 है। ठीक है, और मेरे पास इनपुट की शेप को कितनी है, ठीक है, इनपुट की शेप क्या है। तो इस इनपुट की शेप मुझे यहाँ पे मैं इस फॉर्म में भी दे सकता हूँ, टेंसर की फॉर्म में भी। तो ये इनपुट शेप जो है, मैं चूंकि देख रहा हूँ मेरे पास दो आइटम्स हैं, बायस टर्म को छोड़ के मेरे पास यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे जस्ट 2 लिख सकता हूँ। तो ये 2 के साथ मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक जो है ये लेयर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये इस एक लेयर में मेरे पास जितने यूनिट्स आते हैं वो मेरे पास ये एक सेंटेंस मेरे पास एक ही लेयर के साथ एक ही डेंस जो है ये मुझे कनेक्ट करके देती है। अगर लेट से मैंने यहाँ पे कुछ और कनेक्ट करना हो, एक और यूनिट कनेक्ट करना हो, एक और यूनिट कनेक्ट करना हो, तो इनको इनपुट भी मैं लेट से यही मिलेंगे। ठीक है, तो लेयर तो चूंकि मेरे पास यही है इसलिए ये एक स्टेटमेंट ही काफ़ी है इसलिए। लेकिन चूंकि अब यूनिट्स मेरे पास चेंज हो गए, तो अब अगर 1 2 3 यूनिट्स हैं तो मैं यहाँ पे सिंपली यूनिट्स को 3 कर दूंगा। बस सिंपली ये बात है कि ये इसमें से एक लेयर्स डॉट डेंस की जो स्टेटमेंट है ये मेरे पास हर एक लेयर के लिए यूज़ होती है। मतलब कि इसके लिए मेरे पास
लेयर्स डॉट डेंस जो है इसमें कितने यूनिट्स इधर पड़े हुए हैं और जो इनपुट की शेप है वो कितनी है वो मेरे पास यहाँ पे एक बनाया गया। अगर मैंने इसे आगे दूसरे के साथ कनेक्ट करना है तो सिंपली मैं इसे यहाँ पे क्लोज नहीं करूँगा, यहाँ पे सिंपली लाके मैं एक और सीक्वेंशियल लेयर को कनेक्ट कर दूँगा, लेयर्स डॉट डेंस, और फिर उसमें जितने यूनिट्स होंगे लेट से उसमें मेरे पास 2 यूनिट्स हैं, जब ये कनेक्ट होते हैं तो उनको मैं यहाँ पे 2 कर दूँगा। और इसी तरह चूंकि उसमें इनपुट नहीं आ रही, यहीं से ही मेरे पास आ रही है सब कुछ, तो इनपुट नहीं लिखूँगा एंड सो ऑन मेरे पास इसी तरह का एक कम्बिनेशन बन जाएगा जो कि मुझे दे देगा। तो इसमें हमने देखा, इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह हम एक सिंगल न्यूरॉन को मॉडल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक सिंगल न्यूरॉन हो तो आप बहुत आसानी से, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिखूं, ओके, तो दिस इज़ द मॉडल एंड लेयर यूनिट मेरे पास 1 ही है, शेप मेरे पास चूँकि इनपुट में 2 हैं, तो ये मेरे पास इस मॉडल के थ्रू मैं किसी भी एक सिंगल न्यूरॉन को मॉडल कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये है आपके पास एक सिंपल सा मॉडल। अब इस मॉडल को कैसे हमने यूज़ करना है, इसे कैसे आगे जाके यूटिलाइज़ करेंगे, ये हम अब देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे इसकी और इसके साथ और लेयर्स को भी कनेक्ट करेंगे। आई थिंक आज के लेक्चर में आपको समझ आई होगी कि हमने क्या देखा। हमने एक सिंगल न्यूरॉन के देखा और सिंगल न्यूरॉन को कैसे मॉडल किया जाता है, और इन्हीं सिंगल न्यूरॉन्स को लेके हम जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो उससे हमारे पास जो बन जाएगा वो होगा ANN, और उन ANN के थ्रू हम फिर डीप न्यूरल नेटवर्क की तरफ या डीप लर्निंग की तरफ जंप करेंगे। सो थैंक यू सो मच इस लेक्चर को सुनने का, और इसके बाद हम इसी लेक्चर के मुताबिक जो है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करेंगे।